नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मगध के उत्कर्ष के बारे में और विदेशी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका सबका कलेक्शन आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वह 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था वह हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ था। किसके? हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ था। और जो हर्यक वंश था इसने कब से कब तक शासन किया था? इसने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। इस वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था, किसका? हर्यक वंश का। उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजा बिंबिसार। क्या नाम था उनका? राजा बिंबिसार। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मगध की जो राजधानी बनाई थी, राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। और राजगृह को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है गिरिव्रज। इसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने कौशल एवं वैशाली का मतलब जो लिच्छवी गणराज्य था, इनके राज परिवारों से वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगर कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ही एक ऐसा शासक था जिसने बहुत ज़्यादा जोर किया था अपने साम्राज्य के एक तरीके से एक बहुत अच्छे प्रशासन के मामले में। इस वंश के जो अन्य शासक थे, एक तो हो गए बिंबिसार, एक और महत्वपूर्ण शासक थे जिनका नाम था अजातशत्रु। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अजातशत्रु। और कौन से इंपॉर्टेंट शासक थे? एक और शासक थे जिनका नाम था उदयन। एक और शासक थे जिनका नाम था अनिरुद्ध। एक और शासक था जिनका नाम था मुंड। एक और शासक थे जिनका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। इन लोगों ने मिलकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस वंश को, ये जो हर्यक वंश था ना, हर्यक वंश को ही एक तरीके से पितृघातियों का वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृघातियों का वंश भी कहा जाता है। एक और नाम से जाना जाता है इसको, पितृहता के भी नाम से जाना जाता है। इसको इसलिए इस नाम से जाना जाता है क्योंकि कई जो राजा थे उन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजपाट को हासिल किया था, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि पाटलिपुत्र जो नगर था ना, उसके अवशेष जो हैं वो एक स्थल से प्राप्त हुए थे। उस स्थल का नाम क्या है? उस स्थल का नाम है कुम्भहार। उस स्थल का क्या नाम है? कुम्भहार। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन था क्या था? वो था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो किसके स्थल प्राप्त हुए हैं? वह प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र नगर के। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। इसकी जो प्रथम राजधानी थी, इनमें से कोई भी प्रथम राजधानी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। अगर कोई भी इसमें से नहीं थी तो राजधानी थी क्या? मैंने बताया था राजधानी का नाम क्या था? राजगृह था। राजधानी का नाम क्या था? राजगृह था। और राजगृह को ही गिरिव्रज भी कहा जाता था। क्या? गिरिव्रज भी कहा जाता था। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। फिर से वही मैंने बताया था, कौन सी थी? राजगृह या गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा भी वह मारा गया। तो वह कौन था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अजातशत्रु। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का एक छोटा सा राज्य था जिसकी एक राजधानी थी जिसका नाम था गिरिव्रज या राजगृह। लेकिन यहाँ की जो प्राकृतिक दशा थी ना, और जो भौगोलिक स्थिति थी, तथा यहाँ के जो योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक थे, इन्होंने मगध को एक साम्राज्य के रूप में
परिवर्तित कर दिया। मगध का जो प्रमुख राजवंश था वह था हर्यक वंश, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था। इसके जो प्रतापी शासक थे उनका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने ना सॉरी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इनका नाम कुड़िक भी था। किनका? बिंबिसार का। ठीक है। अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की अंतःशक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी भी बनी। अजातशत्रु ने ही वैशाली के लिच्छवी जो थे उनसे लगातार 16 वर्षों तक युद्ध किया। कितना? 16 वर्षों तक युद्ध करके उन्हें परास्त किया तथा उस पर मगध का एक तरीके से साम्राज्य स्थापित किया। अजातशत्रु जो था वह बिंबिसार, गौतम बुद्ध व देवदत्त के बाद तक जीवित रहा था। एक अनुश्रुति है जिसका नाम है सिंघली। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है सिंघली। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार जो अजातशत्रु थे वह अपने पुत्र उदयन के द्वारा मार डाला गया था। तो इसीलिए तो ये पितृहंता कहा जाता है इस वंश को। किसको? हर्यक वंश को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? कौन बाद तक जीवित रहा? वह था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटली ग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो वह कौन था जिसने पहचाना था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अजातशत्रु। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? तो मैंने बताया था किनके साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था। वैशाली के लिच्छवी के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के स्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था उदयन। ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना करी थी वह अजातशत्रु के पुत्र ने करी थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम उदयन था। ठीक है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इनको उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनको उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर, किसके किसके संगम पर? गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था उदयन ने। और पाटलिपुत्र का एक और नाम है, पाटलिपुत्र का एक और नाम है, पाटलिपुत्र को हम कुसुमपुर से के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कुसुमपुर के भी नाम से जाना जाता है। और जो ये उदयन था ना, ये जो उदयन था यह एक जैन धर्म को फॉलो करने वाला राजा था। ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? यह किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था शिशुनाग। ठीक है। शिशुनाग के समय ही अवंती राज्य पर मगध का अधिकार हो गया था। इस प्रकार जो मगध साम्राज्य का जो पश्चिमी सीमा जो थी वह मालवा तक जा पहुँची थी और शिशुनाग ने ही वैशाली को अपनी राजधानी भी बनाई थी। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पुराणों के अगर अनुसार देखा जाए तो मगध में नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्म नंद। यह एक शूद्र शासक था। इसे सर्वोच्च त्रांतक के नाम से भी जाना जाता है। नाम नोट कर लीजिएगा। इसे सर्वोच्च त्रांतक के नाम से भी जाना जाता है।
इसका मतलब क्या होता है? सर्वोच्च तांत्रक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, तथा इसको भार्गव के नाम से भी जाना जाता था। और जिसका मतलब होता है दूसरे परशुराम का भी इसको अवतार भी कहा जाता है। किसको? महापद्म नंद को दूसरे परशुराम जी का भी अवतार कहा जाता है। एक विशाल साम्राज्य इसने स्थापित कर उसने एकराट तथा एक छत्र की उपाधि भी धारण की। कौन कौन सी दो उपाधि धारण की? एक एकराट की उपाधि धारण की और एक छत्र की उपाधि भी धारण की। एक छत्र की उपाधि भी धारण की। और अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि जो नंद राजा के जो आदेश से कलिंग में एक नहर भी खोदी गई थी। कहाँ पर एक नदी खोदी गई थी? कलिंग में एक नहर भी खोदी गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर खोदी गई थी? मैंने बताया था वह कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंगा में खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में जो नंद वंश का संस्थापक था वह कौन था? वह था महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए आप नोट कर लीजिए। जो नंद वंश था, नंद वंश कब से कब तक चला था? नंद वंश चला था 344 से लेके 323 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, मतलब बीसी। और जो शुंग वंश था वह 184 बीसी में इसकी स्थापना हुई थी। जो मौर्य वंश था वह 323 से लेके 184 बीसी तक इसने शासन किया था। उसके बाद जो हर्यक वंश है वह 544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे आ जाएगा हर्यक वंश, दूसरे नंबर पे आ जाएगा नंद वंश, तीसरे नंबर पे आएगा मौर्य वंश और चौथे नंबर पे आएगा शुंग वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। हर्यक वंश की जो स्थापना करी थी, किसकी? हर्यक वंश की जो स्थापना करी थी वह राजा बिंबिसार जी ने करी थी। ठीक है, और मत्स्य पुराण में उनका नाम क्षेत्रोजस भी दिया गया है। क्या दिया गया है? क्षेत्रोजस भी इनका नाम दिया गया है मत्स्य पुराण में। जैन साहित्य में इन्हें श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। इन्हें श्रेणिक के नाम से कहा गया है। इस वंश के शासकों ने 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। नंद वंश जो है, नंद वंश ने 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। मौर्य वंश की जो स्थापना है वह 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। किन्होंने की थी मौर्य वंश की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। और अंतिम सम्राट जो था उसने बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र संगु ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करी। और जो कौशाम्बी था वह मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रही है। ध्यान रखना, ये बात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कौशाम्बी थी वह कभी भी मगध की राजधानी नहीं थी। और राजगृह के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था जीवक। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था जीवक। यह जो पुत्र थे यह साल्वती गणिका के पुत्र थे। किसके? साल्वती गणिका के पुत्र थे। कौन? जीवक। ये कहाँ के रहने वाले थे? या राजगृह के रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उनका क्या नाम है? तो मैंने बताया था उनका क्या नाम है। उनका नाम है साल्वती। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो मैंने बताया था कौन? कौशाम्बी जो है वह मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 360 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। कौन देता था? वह देता था पारस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारस के एक शासक थे। ठीक है, जो जिनका नाम दारा प्रथम था या डेरियस के परसिपोलस। याद रखिएगा,
डेरियस के परसिपोलस तथा नक्श ए रुस्तम ठीक है। नक्श ए रुस्तम लेखों में हिंदू का उल्लेख उसके साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में हुआ है। यह जो था ना कौन, हेरोडोरस जो है वह बताता है कि भारत जो था वह दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यहाँ से लगभग 360 टैलेंट जो है, इस टैलेंट का मतलब होता है एक प्रकार के भार या धन की इकाई को कहा जाता है। तो यह बोलता है यहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में भी प्राप्त करता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था? मैंने बताया था वह डेरियस प्रथम था। कौन था? डेरियस प्रथम था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सिकंदर के समय जो शासन था वह नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नंद वंश का शासन था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है इसके बारे में कि महापद्म जो नंद था ना, महापद्म नंद के 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में जो अंतिम पुत्र था उसका नाम था घनानंद। उसका नाम क्या था? घनानंद। घनानंद ने ना सिकंदर का समकालीन मगध का यह शासक था। ग्रीक की अगर फिलॉसफी देखा जाए, ग्रीक के लेखकों को देखा जाए तो ग्रीक लेखकों ने ना घनानंद को एक तरीके से अग्रमीज एक जैंदमीज, इन दोनों नाम से इसमें उसका उल्लेख मिलता है। किन्होंने बोला है इसको अग्रमीज या जैदमीज के नाम से? ग्रीक लेखकों ने बोला है। घनानंद के जो शासनकाल में ही ना सिकंदर ने लगभग 325 ईसा पूर्व में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया। घनानंद का जो विनाश है इसने नहीं किया था। घनानंद का जो विनाश है वह चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जी की जो हेल्प करी थी वो किन्होंने करी थी? वो चाणक्य ने करी थी। किन्होंने करी थी? चाणक्य ने करी थी। और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य और यह है कि एक राज्य था जिसका नाम था अश्वक। मैंने बताया था ना, अश्वक राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। सिकंदर के साथ डाईमेकस जो था ना, डाईमेकस जो नाम मैंने पहले बताया था, डाईमेकस, यह भारत नहीं आया था, ठीक है। लेकिन निर्याकस, आने सिक्रिट्स तथा अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ ये तीनों जो है वो भारत आए थे। जबकि डाईमेकस जो है वह मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। वह मतलब एक तरीके से चंद्रगुप्त के समय नहीं आया था, वह बिंदुसार के दरबार में आया था। सिकंदर के भारत की सफलता में जो केंद्रीय सत्ता का अभाव था और उसकी सेना की सर्वश्रेष्ठता व कई देशद्रोही राजाओं का साथ मिलना रहा है। और सिकंदर जो है वह भारत में लगभग 19 माह तक रहा है। कब तक रहा है? 19 माह तक रहा है। उसके बाद वह भारत से वापस चला गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिकंदर भारत में कितने माह रहा था? तो मैंने बताया सिकंदर भारत में कितने माह रहा था? वह 19 माह तक भारत में रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? तो मैंने बताया था यह किसके, यूनानियों के विरुद्ध, यूनानी मतलब सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो मैंने बताया था, मैंने चीख के बताया था कौन नहीं आया था? डाईमेकस नहीं आया था। बाकी ये जो तीन थे ना, ये निर्याकस, आने सिरकटस, ब्लूलस जो था, ये तीनों जो है वो भारत आए थे। सिर्फ डाईमेकस था वह नहीं आया था। ऑप्शन नंबर, और ये इनके साथ नहीं आया, इनके दरबार में नहीं आया तो किसके शासनकाल में आया था? वह बिंदुसार के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फिर उसके बाद उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बात तो ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, बिल्कुल सही बात है।
वह एक अच्छा प्रशासक था? नहीं, गलत, ये अच्छा प्रशासक नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1, 2, 3 करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बतलाइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। वह कौन था? वह था, बहुत नाम आपने सुना होगा, उसका नाम था पोरस, या इनको पुरु भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिकंदर ने सन 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार किया। कौन से? खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया। सिकंदर के भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा थे, उनका नाम था राजा आम्भी। उनका नाम क्या था? राजा आम्भी। राजा आम्भी ने उसकी सहायता का वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। झेलम तथा चिनाब नदियों के मध्य, कौन कौन सी दो नदियों के मध्य? एक झेलम नदी और एक चिनाब नदी। झेलम और चिनाब नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का एक शासक था जिसका नाम था पोरस, जिसे हम पुरु के नाम से भी जानते हैं। पोरस द्वारा सिकंदर के समक्ष समर्पण की मांग को ठुकरा दिया गया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ? इसके फलस्वरूप झेलम का जो है वो युद्ध हुआ। झेलम का भी युद्ध कहा जाता है या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या? वितस्ता का भी युद्ध कहा जाता है। युद्ध हुआ, इस युद्ध में पोरस की हार हुई, किंतु उसकी जो वीरता थी ना, वह सिकंदर उससे बहुत खुश हुआ। किनसे? पोरस से बहुत खुश हुआ। और सिकंदर के खुश होने के बाद उसने जो भी राज्य जीता था, किनका? पोरस का, उसको उसने वापस कर दिया। ठीक है, फिर सिकंदर जो है 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट गया था। मैंने बताया था 19 माह तक ये रहा था, जिसका कारण चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होना नहीं था, बल्कि उसकी सेना द्वारा उसका साथ नहीं देना था। इसका मतलब ये नहीं है ये दया करके चला गया था। ठीक है, उसकी सेना ही उसका साथ नहीं दे रही थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। कथन दे रहा है, लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 2325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, भारत छोड़ दिया। कारण दे रहा है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। मैंने यही बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, उसकी सेना ने ही उसका साथ नहीं दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो वह हुआ था झेलम नदी के तट पर। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच में उसका राज्य था, पोरस का। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।